औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो काइंडली वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आप लोग व्यूवर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वीडियोस को आप लोग लाइक नहीं करते, तो काइंडली लाइक जो है वो लाजमी कर दिया करें। अब सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का लीगल सिस्टम क्या है? अ लीगल सिस्टम इज़ अ प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। एक लीगल सिस्टम एक ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसमें किसी भी कानून को लागू या फिर वजाहत की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लीगल सिस्टम। द पर्पज़ ऑफ अ लीगल सिस्टम जनरली इज़ टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी एंड द राइट्स ऑफ द पीपल हु मेक अप दैट सोसाइटी। असल में जो मकसद होता है लीगल सिस्टम का, दरअसल वो ये होता है कि जितने भी रूल्स हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर उनको इस्टेब्लिश किया जाए, उनको कायम किया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं सोसाइटी में वो अपने असूल व ज़वाबित के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। देयर आर जनरली कंसीडर टू बी 5 लीगल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड टुडे। अब ये ऑब्जेक्टिव बन सकती है कि कितने दुनिया के अंदर लीगल सिस्टम हैं जो काम कर रहे हैं। दे आर 5। नंबर 1, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ, रिलीजियस लॉ एंड मिक्स्ड लीगल सिस्टम। ये 5 सिस्टम्स हैं, लीगल सिस्टम्स हैं जो कि दुनिया में लागू हैं। सिविल लॉ सिस्टम्स हैव देयर ओरिजिन इन द रोमन लीगल ट्रेडिशन। क्लियर? अब ये यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आइन क्या होता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक फॉर अ स्टेट। सिंपल सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है दरअसल ये एक ऐसी किताब होती है जो कि किसी भी रियासत के असूलों के बारे में होती है। मीन्स के जो भी कवानीन हैं, जो असूल व ज़वाबित हैं इस बुक में मौजूद होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक फॉर अ स्टेट। इट सेट्स आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय विच द स्टेट इज़ गवर्नड। दरअसल ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, बुनियादी असूल होते हैं जिसके ज़रिए से किसी भी हुकूमत को चलाया जाता है, किसी भी रियासत को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। इट डिस्क्राइब्स द मेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। जितने भी इदारे होते हैं एक रियासत के, उनको बयान किया जाता है। एंड डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशंस। और जो भी ताल्लुक़ होता है इन इंस्टीट्यूशन में उसके बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्या होती हैं जी? व्हाट इज़ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट हैज़ अपील्ड जुरिस्डिक्शंस अगेंस्ट द जजमेंट्स, डिसीजंस, डिक्री एंड sentences passed by the civil and criminal courts under section 44A of the Azad Jammu and Kashmir Constitution Act 1974, or the High Court is empowered to make rules regulating and the practicing and प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट। दरअसल जो हाई कोर्ट्स होती हैं ये 1974 के आइन के मुताबिक, और जो सेक्शन होगा 44A उसके मुताबिक दरअसल हाई कोर्ट एम्पावर्ड होती है अपने रूल्स और रेगुलेशन को प्रैक्टिस करने में, और प्रोसीजर को कोर्ट के अंदर या वो तमाम मामला जो कोर्ट के अंदर आते हैं उसको देखने के लिए जो हाई कोर्ट होती है उसके पास जुरिस्डिक्शन जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी किस्म की कोर्ट्स हैं?
बताइए क्लासेस, कितनी क्लासेस हैं, कितनी कोर्ट्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। 2 क्लासेस, इसमें 2 तरह की क्लासेस हैं। द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान इज़ हायरार्किकल सिस्टम विद 2 क्लासेस ऑफ कोर्ट्स। ये डिवाइडेड है 2 हिस्सों में, 2 टाइप्स में, 2 क्लासेस में। द सुपीरियर और हायर जुडिशरी एंड सबॉर्डिनेट, लोअर जिसे हम कहते हैं जुडिशरी, मीन्स कि एक आला अदलिया और एक जो मातहत अदलिया होगी उसमें। अब टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान, अब अगर कोर्ट्स के हम स्ट्रक्चर को देख लें तो सबसे पहले होती है सुपीरियर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फेडरल शरिया कोर्ट, हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, फैमिली कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स इन पाकिस्तान। ये कुछ टाइप्स हैं जो कि कोर्ट्स की होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ LFO? व्हाट इज़ LFO इन लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान? के LFO क्या है? द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर is the abbreviation. LFO stands for the Legal Framework Order 1970. LFO was a decree issued by then President of Pakistan, General Agha Muhammad Yahya Khan, that laid down the political principles and laws governing the 1970 general election, which was the first direct election in the history of Pakistan. दरअसल ये एक ऐसा कानून था, एक ऐसा फ्रेमवर्क था जिसमें ऑर्डर किया गया 1970 में कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान, जिसने इसकी बुनियाद रखी कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स और लॉज जितने भी होंगे 1970 उनको जनरल इलेक्शंस के थ्रू इसको डायरेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक प्रोविजंस of the Constitution of 1973. What is Islamic provisions of the Constitution of 1973? Answer is, the Constitution states that all laws are the conform with the injunctions of Islam as laid down in the Quran and Sunnah. अब शरिया कोड जो है इस्लामिक प्रोविज़न, इसके अंदर हमें क्या कहा जाता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स होते हैं, जितने भी लाज बनाए जाते हैं, उनको कंफर्म किया जाता है कि उनकी बुनियाद क्या कुरान और सुन्ना के बिल्कुल मुताबिक है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो क्रिएटेड सर्टेन इंस्टीट्यूशन सच एज द शरिया कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी टू चैनल द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इस्लाम। दरअसल जो 1973 का जो कानून बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें भी काफ़ी सारी जो शरिया कोर्ट और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को जो था वो डेवलप किया गया, उसे इंटरप्रेट किया गया ताकि इस्लाम को अप्लाई किया जा सके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में। जो भी कवानीन बनाए जाएं वो इस्लामिक परसेप्शन या इस्लामिक पर्सपेक्टिव के बिल्कुल एन मुताबिक हों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बेसिक राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कौन से ऐसे बुनियादी हकूक़ होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दिए जाते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड फॉर फंडामेंटल राइट्स विच इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, freedom of assembly and conditional right to bear arms। दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये हमें बुनियादी हकूक़ फ़राहम करता है, जिसमें आज़ादी के साथ बोलना, अपनी आज़ाद सोच, आज़ाद इंफॉर्मेशन, आज़ाद मज़हब, जो भी ताल्लुकात हैं वो आज़ाद हों, अखबार, प्रेस, मीडिया की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली जो है वो आज़ाद होनी चाहिए। तो ये सारे जो कवानीन हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिलीवर करता है। व्हाट इज़ द बेसिक राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस? नेम
सम फंक्शंस एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट के जो कुछ फंक्शंस हैं उनके ऑर्गन्स के नाम लिखिए। व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस, और उनका काम क्या है। देयर आर 3 आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, नेमली द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब कुछ वर्डिंग अगर इसमें प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो आप लोग काइंडली देख लीजिएगा। देयर आर 3 आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, नेमली द LEGISLATURE, legislature of executive and the judiciary. These 3 arms of government have evolved in order that the goals and business of government may be achieved by carried out effectively. The legislature is the law making body of the government. दरअसल जो लेजिस्लेचर होता है या ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है कि कानून बनाने का वो बॉडी होती है, एक ऐसा जो है वो फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि कोई भी जो कानून बनाया जाएगा वो उस बॉडी के अंडर ही बनाया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम? Dr. Arif Alvi was sworn as the 13th President of Islamic Republic of Pakistan on 9th September 2018। डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो 13वें प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, और उन्होंने जो हल्फ उठाया वो 9 सितंबर 2018 को उन्होंने हल्फ लिया। वैसे आज बहावलपुर भी उनका दौरा था तो सारे शहर को इन्होंने बंद किया हुआ था। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कमेटीज़ इन पार्लियामेंट। कौन कौन सी ऐसी कमेटीज़ हैं जो कि पार्लियामेंट में काम करती हैं? इनके जो आंसर्स हैं जी, कमेटीज़ कौन कौन सी होती हैं? स्टैंडिंग कमेटी, फंक्शनल कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ लेस डेवलप्ड एरियाज, कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रिविलेजेस एंड हाउस कमेटी। हमारे पास ये 6-7 कमेटीज़ हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। स्टैंडिंग कमेटीज़, फंक्शनल कमेटीज़, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ लेस डेवलप्ड एरियाज, कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रिविलेज एंड हाउस कमेटी। ये हमारे पास कुछ कमेटी की टाइप्स हैं जो कि पार्लियामेंट के अंडर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, फेडरल शरिया कोर्ट। व्हाट इज़ फेडरल शरिया कोर्ट? द फेडरल शरिया कोर्ट is a constitutional court of the Islamic Republic of Pakistan which has the power to examine and determine whether the laws are according to कुरान एंड सुन्ना। दरअसल जो फेडरल शरिया कोर्ट होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होती है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको देखा जाता है कि क्या वो इस्लाम और सुन्ना के बिल्कुल मुताबिक हैं। अच्छा, ये कोर्ट कहाँ पे वाक़े है? कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में वाक़े है। कब इसे कायम किया गया? इन 1980s। फेडरल शरिया कोर्ट को कब कायम किया गया? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980, ऑथोराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इसमें जज की जो मुद्दत होती है वो कितनी होती है? 3 साल। ये काफ़ी सारी इसमें से ऑब्जेक्टिव जो है वो कवर हो रही है आप लोगों की। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, अगर किसी के पास ये नोट्स ना हो
तो वो इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अब परचेज़ करने पड़ेंगे, उसकी वजह ये है कि ये इस तरह के नोट्स हैं जो कि हर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं होंगे। अगर बुक्स हैं आप लोग वेल एंड गुड वहीं से आप लोग कीजिए, अगर ना हो तो फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या क्राइटेरिया होता है अहल होने का, कि वो अहल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। अ पर्सन विद 5 years एक्सपीरियंस एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट और 15 years एक्सपीरियंस एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसा शख्स जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो बतौर जज हाई कोर्ट के, या फिर उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट के वकील के तौर पर, वो अहल होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। किसी भी नेशनल असेंबली के मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एटलीस्ट? क्या अनपढ़ लोग भी जा सकते हैं? आजकल तो आपको बहुत नज़र आते होंगे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस टाइम मुल्क की कंडीशन है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? बेसिक क्वालिफ़िकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इज़ दैट ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान who is graduated not less than 25 years of age and his name has been enrolled as a voter in the electoral roll. He should also fulfill the qualities as provided in Article 62 and 63 of the Constitution of Pakistan. दरअसल जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है किसी भी नेशनल असेंबली के मेंबर की, उसमें यही है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, वो ग्रेजुएशन उसकी कम से कम ग्रेजुएशन हो, बैचलर हो, बीए पास हो, उसकी उम्र 25 साल कम से कम हो, इससे कम ना हो, और उसका नाम जो है वो पाकिस्तान की जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर मौजूद हो, और जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, खसूसियात हैं जो कि आर्टिकल 62, 63 में बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, एटलीस्ट उसमें जो है वो पूरा उतरता हो। जिस तरह हम कहते हैं कि आर्टिकल 62-63 सादी को अमीन हो, इस तरह की बाकी जो क्वालिटीज़ हैं इस 62 और 63 के आइन में वो दी गई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं क्वालिफ़िकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए। अब हम देखते हैं कि सेनेट के लिए जो मेंबर होता है उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होती है। व्हाट आर द क्वालिफ़िकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ सेनेट इन पाकिस्तान? A person seeking election to the Senate should be not less than 30 years of age and should be registered as a voter in an area of province from where he seeks election and should meet other qualifications prescribed under Article 62 of the Constitution of Pakistan. अब देखें जस्ट 5 years का डिफरेंस है। अगर हम नेशनल असेंबली के उसको देखें मेंबर को, तो उसमें उसकी जो एज है वो 25 years हमें रिक्वायर्ड थी, बट सेनेटर बनने के लिए आपकी जो एज है वो 30 years मिनिमम होनी चाहिए, और उसके साथ वो रजिस्टर्ड वोटर हो उस सूबे का जहाँ पे उसने इलेक्शन लड़ना है, और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है और
इसके अलावा बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आर्टिकल 62 में बताई गई हैं वो उस पर पूरा उतरता हो, दैट इज़ कॉल्ड द क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ सेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पहले हमने पढ़ा था हाई कोर्ट को, अब हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज ओरिजिनल appellate and review jurisdiction. It possesses exclusive original jurisdiction for the settlement of intergovernmental disputes between federal and provincial governments or provincial governments inter se. Under this jurisdiction, the court pronounces डेक्लरेटरी जजमेंट्स। दरअसल जितनी भी आपकी हाई कोर्ट्स होते हैं जो उनके फ़ैसले होते हैं या बाकी जितने भी प्रोविंसेस के मामलात होते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब का अगर कोई फड्डा चल रहा है फेडरल के साथ या फेडरल का चल रहा है केपीके के साथ या पंजाब का चल रहा है सिंध के साथ, तो इन सारे मामलात को कौन देखेगा? इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 15 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप सब इनको अच्छे से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। कौन कौन से बुनियादी फीचर्स हैं 1956 के आइन के? इस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नंबर 2, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। 1962 का जो आइन है उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं? जो कानून है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वो क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं? नंबर 3, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में मौजूद हैं? कोई भी आ सकता है, माइनर सा डिफरेंस होगा, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, आप लोग इजीली इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। क्या ख़राबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में? ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। देखें, जहाँ पे आपने फीचर्स की बात की, अब वहाँ पे जितनी भी इनके अंदर खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, आप उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें ड्रॉबैक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, drawbacks of constitution of 1962, and the last, important features of objective resolution and importance। ये इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है। तो ये चंद एक जो थे वो क्वेश्चंस थे, बाकी एमसीक्यूज़ के लिए सब अवेलेबल है। आप लोग रब्ता नहीं करते हैं और कोशिश किया करें कि टेस्ट सीरीज़ को ही ज्वाइन किया करें, क्योंकि उसमें जो ज़्यादातर मटेरियल होता है वो दे दिया जाता है। तो इसमें फिर 56, 62 और 73 ये जो आइन हैं, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, असेंबली जिसमें आपके पास नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट और कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पेपर जो है वो अच्छे से हल हो जाएगा। बाकी इसके अलावा चंद एक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अब यहाँ पे शेयर नहीं की जा सकती। तो जो बच्चे अभी भी इनरोल होना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वो अभी भी हो सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। बट कोशिश किया करें कि एग्ज़ाम से कम 1 मंथ पहले आप लोग रब्ता किया करें, ताकि जो भी टेस्ट सीरीज़ हो उसके बारे में आप लोगों को आगाह किया जाए। अब रही रिज़ल्ट की बात, तो याद रखिए रिज़ल्ट के बारे में जो रिसेंट अपडेट आई है वो इसी मंथ के लास्ट वीक में या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट वाले वीक में ही आप लोगों का रिज़ल्ट सेकंड सेमेस्टर का वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बाकी जो आप लोगों की अब 4th सेमेस्टर होगा उसके लिए आलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स की जो हैं वो मैं कंटेंट लिस्ट जल्द ही अपलोड कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें से कौन कौन सी फाउंडेशन हैं जो कि आप लोगों ने अपने जो सब्जेक्ट आपने स्पेशलाइजेशन के तौर पे चूज़ किया है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और कौन सी बुक्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं। तो उनके लिए भी आप लोग राब्ते में रहिएगा। कोशिश किया करें कि शुरू से, इस सेमेस्टर के शुरू से जो है वो राब्ते में रहा करें, इंस्ट्रक्शंस लेते रहा करें, चैनल को फॉलो किया करें और वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें।
एंड पे एक ही गुजारिश है कि काइंडली जो बच्चे अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं जानते उन्हें आप ज़रूर बताइए। हालांकि आप लोग सब एग्ज़ामिनेशंस हॉल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप किसी 2-4 बच्चों को भी बता देंगे तो चलो उनका भला हो जाएगा। और अपने जूनियर्स को लाजमी बताइए, क्योंकि पहले 2 सेमेस्टर्स का ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट सारा का सारा मटेरियल जो है यहाँ पे अवेलेबल है, उनका भी भला हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैंने आप लोगों से की। आई होप कि आप लोग पूरी करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।